मार्केट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त रैली देखने के लिए मिली है और वहीं जो प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स हैं वो इस रैली में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बल्कि इसका रिवर्स है। अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक जो है वो लगातार गिर रहा है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक रैली ड्यू है या अब वो रैली आ सकती है। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर आबिद कंसल, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। So friends, HDFC Bank has got the approval recently from Reserve Bank of India that they can hide a stake up to 9.5% in these 6 banks: Axis Bank, Suryoday Small Finance Bank, ICICI Bank, Bandhan Bank, Yes Bank and IndusInd Bank. So उसी तरीके से अभी लास्ट वीक ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से LIC को भी अप्रूवल मिला था कि दे कैन हाइक देयर स्टेक अप टू 9.9% इन HDFC बैंक। और उसी तरीके से पीछे ICICI ने भी IDFC फर्स्ट बैंक में और फेडरल बैंक में अपना स्टेक अप टू 9.9% बढ़ाने के लिए अप्रूवल लिया था। तो आज फ्रेंड्स जो हमारे यहाँ मेजर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो HDFC ग्रुप, ICICI ग्रुप, तो इन लोगों के पास जो मार्केट का म्यूचुअल फंड्स का पैसा है और जो सिप का पैसा है वो लगातार आ रहा है एंड दे आर ऑल्सो सिटिंग ऑन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश एंड अपॉर्चुनिटी। तो अगर देश का अगर हम बजट देखें जो 2024 का इंटरिम बजट आया है वहाँ पे टारगेट है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को रीच करना है और बाय 2047 वी हैव टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। तो जब किसी भी देश में अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होते हैं उसमें बैंकिंग ही होती है, क्योंकि बैंकिंग के माध्यम से ही पूरे देश में पैसे का सर्कुलेशन होता है। अगर हम पिछले 20 से 25 सालों में भी देखें तो जो सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करके इन्वेस्टर्स को दी है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने दी है। अगर हम पिछले 25 सालों में देखें तो एक बैंकिंग कल्चर इंडिया में पूरी तरीके से चेंज हो गया है, जहाँ पर HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये एक लार्ज बेनिफिशियरी रहे हैं इस रन के। और जिन लोगों ने इसमें सही समय पे पैसा इन्वेस्ट किया था उन लोगों ने वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा जो है बनाया है। तो अगर हम देखें इस चार्ट के हिसाब से तो एक ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज, और अगले पूरे 1 साल के लिए जो ये अप्रूवल है इसमें ये इंस्टीट्यूशंस जो है बैंक्स में अपना स्टेक बढ़ाएंगे। अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखें सो HDFC बैंक में LIC का जो प्रेजेंट स्टेक है वो 5.19% है और 4.31% की और बढ़ने की गुंजाइश है। तो करीब 47,000 करोड़ जो है LIC कैन एडिशनली पंप इनटू HDFC बैंक। इसी तरीके से एक्सिस बैंक ने जो एक्विजिशन है HDFC बैंक ने जो परमिशन लिया है उनका स्टेक 3.43% है और 6% एडिशनल स्टेक जो है उसमें और वो बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम देखें एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, RBL, करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, DCB बैंक, फेडरल बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी लार्ज, स्मॉल और मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो हमारा म्यूचुअल फंड का और सिप का पैसा मैनेज कर रहे हैं उनको स्टेक बढ़ाने के लिए RBI ने अप्रूवल दिया है। और कहीं ना कहीं ये सारे इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी इसमें एक जो है वैल्यू देख रहे हैं, क्योंकि जो आज की तारीख में मार्केट रनअप हुआ है पिछले 3 महीनों में उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। और अगर हम देखें कि जो अप्रूवल दिया है RBI ने, अगर वो बैंक्स उसी तरीके से स्टेक्स बढ़ाते हैं जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बढ़ाते हैं स्टेक, LIC या HDFC ग्रुप या ICICI ग्रुप, तो एक दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बैंक्स इंडिविजुअल स्टेक्स एक दूसरे का नहीं खरीद रहे हैं। HDFC ग्रुप का मतलब है जो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या HDFC सिक्योरिटीज है। इसी तरीके से ICICI सिक्योरिटीज है जो उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड्स और आपका जो सिप का पैसा है वो मैनेज करते हैं। तो वो लोग जो है उस पैसे से जो एक्वायर करते हैं, एक अगर किसी को भी 9.9% या 9.5% तक स्टेक लेना तो उन्हें RBI से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे उनकी इंटेंट पता चल रही है कि ये इतना बड़ा पैसा जो कि करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास बनता है, ये पैसा अगले 1 साल में मार्केट में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर
फ्लो होगा, जो यहाँ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम देखें कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो एक प्रॉक्सी है इकोनॉमी की ग्रोथ के, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से कंप्यूटराइजेशन हुआ है पिछले 25 सालों में, वहां पर सबसे ज्यादा जो है जो लीड लेने वाले थे, जो नई नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने वाले थे, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही थे। अगर हम देखें पिछले 25 सालों में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, दे हैव रिमेन्ड लीडर्स इन इंप्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो अब जो आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जहां पे क्लाउड बेस्ड सारी अकाउंटिंग हो रही है और आपका जो है मशीन लर्निंग और डिजिटल कैपेबिलिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे, डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे जो बैंक्स अपना बिजनेस ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ये 3 फैक्टर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरीके से जो इन चीजों पे वर्क कर सकते हैं बैंक, उनके लिए आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें जो हमारे पीएसयू बैंक्स हैं उनके पार्टिसिपेट करने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। आज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि पीएसयू बैंक्स जो थे हमारे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है या कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं, ये सारे बैंक काफी अंडरवैल्यूड हो गए थे पिछले 10 साल से। इनमें सब में जो है एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, बैड डेट्स थी, तो पिछले 10 साल का एक टाइम पीरियड इनको केवल राइट ऑफ करने में चला गया। तो कहीं ना कहीं अब ये जाके जो है अपनी एक फेयर वैल्यू पे आए हैं, और अब गवर्नमेंट भी इसमें जो है इक्विटी बढ़ाना चाह रही है और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स या इक्विटी डाइवेस्टमेंट भी करना चाह रही है। लेकिन अगर हम वहां देखें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रखा है हमेशा, और उनका जो एनपीए लेवल है वो हमेशा से ही लो रहा है, और हमेशा एनपीए लो रहने की वजह से उन्होंने जो है अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को पिछले 20-25 सालों में भी लगातार बढ़ाया है। आज भी अगर हम देखें तो आरबीआई ने जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को जो लाइसेंस दिए हैं, उसमें जैसे इक्विटास स्मॉल है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये सब बैंक्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आज काफी कम है, करीब 8 से 10 हजार करोड़, 15 हजार करोड़ में बैंक्स अवेलेबल है, और इनके पास एक अर्थव्यवस्था की तेजी के साथ एक काफी लंबा रनवे जो है ग्रोथ का अवेलेबल है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप देखें तो हिस्टोरिकली इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है वो हिस्टोरिकली काफी कम है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लगातार ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर हम देखें इस वक्त एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक का जहां मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आपका करीब 10,97,000, करीब 11 लाख करोड़ है, और वहीं पे ये 1444 पे ट्रेड कर रहा है, और ये पिछले जो है 4 साल से 1400 टू 1800 के जोन में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर डालें तो बैंक का प्रॉफिट मार्च 2012 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वॉज ओनली 5,000 करोड़, जो कि आज बढ़ के करीब 60,000 करोड़ हो गया है, और बैंक में कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई कमी नहीं आई है, और बैंक का जो प्रॉफिट है लगातार जो है ग्रो कर रहा है। अगर हम देखें तो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में भी 21% की है, पिछले 5 सालों में 20% की, पिछले 3 सालों में 19% की है, और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी जो है बैंक की, एचडीएफसी बैंक की 17% है, 5 ईयर्स की 15% है। इसी तरीके से हम अगर जो है और बैंकों के रिजल्ट पे नजर डालते हैं, अगर एक्सिस बैंक पे देखते हैं तो एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 3,26,000 करोड़ है, और यहाँ भी प्रॉफिट जो है 2012 में 4,000 करोड़ था, जो बढ़ के आज जो है करीब 13,000 करोड़ हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो एक्सिस बैंक में भी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। तो बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का जो मेन कारण है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। ये बैंक्स सभी ने जो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया है, अपने एनपीएस को लो रखा है, और इसीलिए इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगातार तेजी से बढ़ोतरी आई है। इसी तरीके से हम आज देखें कि फेडरल बैंक में क्या स्टेटस है, तो फेडरल बैंक आज केवल 35,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसका पीई रेशियो भी देखें तो इट इज जस्ट 9.25,
और प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो 2012 में जहां 754 करोड़ का प्रॉफिट था वो भी लगातार बढ़ते हुए आज जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो प्रॉफिट है 3931 करोड़ है और रेवेन्यू भी लगातार जो है बैंक्स का बढ़ रहा है। तो ज्यादातर इन सभी बैंकों में जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है टाइम के साथ लगातार बढ़ रही है और देयर इज ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। तो जो भी बैंक्स यहाँ पे एक 15 से 20% या 25% के CAGR से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करते आ रहे हैं, तो वहां पे उन प्राइवेट बैंक्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी हम देखें रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अपना एक 2024 से और 2029 तक के लिए एक गाइडेंस इशू किया था, जहां पे उन्होंने बताया कि जो उनका प्रॉफिट है आज की तारीख में एनुअल प्रॉफिट दैट इज 3000 करोड़ और मार्च 2029 तक दे एक्सपेक्ट द प्रॉफिट टू रीच अराउंड अबाउट 13,000 करोड़। तो यहां से करीब अगर हम कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें जो बैंक का खुद एक गाइडेंस है उसमें करीब 30 to 33% CAGR एनुअल CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है। तो फ्रेंड्स जब प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आएगी तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अपने आप बढ़ेगा और शेयर का प्राइस लगातार बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो निफ्टी है उसमें मोर देन 30% जो है फाइनेंशियल्स का स्टेक है। तो जब अभी देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में लगातार सेलिंग करी है और उनका जो है रेशो आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाइज दे आर एट ए लो ऑफ 2012। सो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जो है मार्केट में वापस आते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को दोबारा करते हैं बढ़ाते हैं तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो लगातार उन लोगों की पहले भी ज़्यादा होल्डिंग रही है और वो आएंगे तो ये एक हमें बैंकिंग रैली अगले 1 से 1.5 साल में देखने के लिए मिल सकती है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, जो कि निफ्टी में अगली लेग ऑफ रैली को लीड करेगा। क्योंकि अगर हम देखें और सेक्टर्स में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है चाहे वो सीमेंट स्टील्स में था तो काफी और सेक्टरों में तेजी आ गई है और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसमें वो रैली अभी बाकी है। जिस तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस RBI से अप्रूवल ले रहे हैं और एक फोर्सिएबल फ्यूचर में लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक कमबैक करेंगे और वापसी करेंगे तो वो भी अपना स्टेक्स जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बढ़ाएंगे। और अब हम देखें तो ये 5th जनरेशन रिफॉर्म्स चल रहे हैं बैंकिंग के अंदर, जहां पे हम फिर एक बार रिपीट करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, तो ये जो नए बैंक्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो आज की तारीख में अपनी डिजिटल कैपेबिलिटीज में बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आगे आने वाला जो समय है अगले 20 से 25 सालों के लिए ये एक बहुत बड़ा रनवे और एक ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए प्रोवाइड करेगा और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो अगली नेक्स्ट रैली जो है वो यहाँ पे पूरी आने की संभावना है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे आने वाले टाइम में। एक लॉन्ग रनवे ऑफ कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर प्रेजेंट है, जहां हम अपना पैसा एक अच्छे CAGR के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।